नमस्कार। बजट 2025 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। पूरे देश को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बजट से उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि आगे जो कुछ वर्ष हैं, कुछ दशक हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करेंगे इस बजट के ऊपर। और हमेशा यही होता है कि कोई भी बजट जब आता है तो देश की अर्थव्यवस्था, देश के आर्थिक हालात, लोग जो हैं, वो तमाम स्थितियां जो हैं वो सब कुछ निर्भर करती है सरकार के बजट के ऊपर। तो ऐसा ही आज बजट पेश हो पाया या नहीं हो पाया, इस बजट में क्या अच्छाइयां थी, इस बजट में क्या खामियां थी, इन्हें लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ एक सेक्टर से जिनको लेकर स्पेसिफिक तरीके से बात की जाएगी और साथ ही ओवरऑल बजट कैसा रहा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। कृषि विशेषज्ञ हैं यहाँ पर हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। नमस्कार। सामरिया जी हैं, डॉक्टर राकेश सामरिया, और इसके साथ ही हमारे साथ में ऋतुल पटवा जी भी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सीए हैं आप, लंबा अनुभव आपका भी, और इस सेक्टर को काफी अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आपके लिए हम इन दोनों ही विशेषज्ञों के लेकर आए हैं कि ताकि आपके इस बजट में आपको क्या मिल पाया है ये हम आपको बता सकें। सबसे पहले मैं आप दोनों से एक प्रतिक्रिया चाहूंगा बजट को लेकर, छोटी सी प्रतिक्रिया आप जरूर। सबसे पहले ऋतुल जी आप एक प्रतिक्रिया बजट को लेकर दें कि कैसा लगा आपको बजट, उसके बाद में आपके पास आते हैं। आज का जो बजट था वो मेरे ख्याल से 1991 का जो मनमोहन सिंह जी का बजट था उसके उपरांत सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक बजट हुआ है वो आज का बजट हुआ है। और इस बजट के जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है वो बेनिफिशियरी है हमारा जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, और वो एमएसएमईज जो आज की डेट में अभी जो स्ट्रगल कर रहे थे। बिकॉज क्या हुआ, जो कोविड आया था, कोविड के टाइम पे सबके बिजनेसेस रुके, उसके बाद एक रिकवरी रैली आई, लेकिन वो अब स्टैग्नेशन पे आ गई थी। तो पिछले एक साल से काफी सारे एमएसएमईज को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार ने ये कोशिश की है इस बजट के द्वारा कि कैसे वो सैलरी क्लास को, मिडिल क्लास को, एमएसएमईज को वापस लेके आ सके। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनका फोकस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कैसे देश के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाए। मतलब कंप्लायंस को इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट मोर प्रोएक्टिव, दे वांट इट टू बी सेल्फ कंप्लायंट। तो उसके ऊपर सरकार ने प्रेजेंट का बजट कहेंगे या फ्यूचर का? मेरे ख्याल से तो ये एक भविष्य को देखता हुआ बजट है, जिसके अंदर फ्यूचरिस्टिक थॉट के साथ सरकार ने कुछ अपने ऊपर डेंट भी लिया है। आज टैक्स के रिडक्शन के कारण काफी सरकार का 1.25 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने ये डिसीजन लेके आम आदमी का हित किया है और साथ में राष्ट्र के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगा। राकेश जी, आपकी नजर में, पहली नजर में बजट कैसा है? मेरी दृष्टि में ये बजट, ये कोशिश की गई है कि ये बजट समावेशी रहे, संतुलित रहे, और जो विगत में निरंतर कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव और कुछ कार्यक्रमों के तहत सरकारों ने कोशिश की है भारत को बेहतर बनाने की, उसकी कंटिन्यूएशन भी है, और कुछ भविष्य के इसमें प्रिंट्स भी नजर आ रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से अपेक्षाएं जो कि बजट से हर वर्ग की, हर सेक्शन की बहुत ज्यादा रहती हैं, वो आगे भी आएंगी बात, लेकिन प्रथम दृष्टि में ये बजट संतुलित और समावेशी प्रतीत होता है, जो आगे की एक दृष्टि भी लिए हुए है, और पीछे का जो कार्यकलाप रहा है उसकी भी एक लेखा जोखा भी है, उसका पूरा मूल्यांकन भी है, और जहां जहां वाजिब परिवर्तन चाहिए थे वो सरकार लेती हुई नजर आ रही है। मिला जुला बजट आप इससे कहेंगे आपकी नजर में। ऋतुल जी, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से 9 के ऊपर जाएंगे नंबर। आपकी तरफ से राकेश जी? नंबर का तो प्रश्न ये है कि क्योंकि सेक्टर वाइज बार नंबर है, लेकिन ये बहुत अच्छा बजट है, 8 नंबर मैं भी दूंगा। जी अप्रोक्स 9 के आसपास का रेशो उनका आ रहा है 10 में से, यानी कि बजट अच्छा कहा जा सकता है। ओवरऑल कितना क्या इसका असर रहेगा वो देखिए बजट लागू होने के बाद में होता है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो पहली प्रतिक्रिया रही उसमें है कि बजट अच्छा है, संतुलित है। फिलहाल ऋतुल जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। इनकम टैक्स जिसको लेकर पूरे देश की नजरें होती है, नौकरी पेशा आदमी के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये विषय होता है कि बजट जब सुनाया जाता है, बजट जब पेश किया जाता है तो पूरी नजरें उनकी टिकी होती हैं कि आखिरकार हम इनकम टैक्स में क्या कुछ मिलने वाला है, कितनी छूट मिलने वाली है। वो इस बार आपकी नजर में कितना बेनिफिशियल आम आदमी के लिए रहा, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए रहा? क्या स्लैब इस बार दिए गए हैं, एक बार दर्शकों को बताएं आप। मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन दे रहा हूं। हर साल बजट के अंदर सरकार कुछ ना कुछ टैक्स में छूट बढ़ाती है, तो कभी 2.5 से 3 कर देती है, 3 से 5 कर देती है, पर ये जो इंक्रीमेंटल होता है ना वो परसेंटेज होता है, 10%, 15%, 20%। इस बार सरकार ने जो एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाई है वो 7 लाख से 12 लाख कर दी है, विच मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ 71.5%। ये एक ऐतिहासिक चीज है। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, जो हमारा नया मिडिल क्लास स्टार्ट हुआ है,
क्या हुआ कि बहुत सारे नए लोग आज की डेट में एक लोअर तबके से निकल के एक मिडिल क्लास पे आए। आज गिग वर्कर्स की जो सरकार बात कर रही है, बहुत सारे नए सेगमेंट्स हैं जिसमें आज लोग आम 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए साल कमाते थे। तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी सारी चीजें डिपेंडेंसी बढ़ रही है, परंतु उनका जो टैक्स का कंपोनेंट था वो उनके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा था। आज अगर कोई व्यक्ति 12 लाख तक इनकम कमा रहा है तो उसकी टोटल इनकम सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दी है, और अगर सैलरीड एम्प्लॉई है तो 12.5 लाख रुपए का उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि आज किसी के लाख रुपए साल के बच गए तो अल्टीमेटली या तो उसको इन्वेस्ट करेगा या उसको अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करेगा, और ये चक्का महंगाई और ओवरऑल इकोनॉमी को पॉजिटिवली मूव करेगा। हमें क्या चाहिए, कंजम्पशन भी तो बढ़ाना है। देश में जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज को पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। तो आई थिंक उस नजर से ये बजट बहुत ही अच्छा है। 10 लाख वाला उन्होंने जो जिक्र किया उसका क्या अर्थ है? 10 लाख 12 लाख रुपए का स्लैब यहाँ पे बताया गया कि फ्री रहेगा। इसके बीच में उन्होंने और भी इसकी बारीकियों का जिक्र किया, वो भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए क्या होता है कि ये जो टैक्स होते हैं ना, ये स्लैब्स में दिए जाते हैं जी। तो स्लैब जैसे क्या होता है, 4 लाख तक फुल्ली एग्जेम्प्ट, 4 से लेकर 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स स्लैब चलेगा, 12 से 16 पे 15%, 16 से लेकर 20 तक 25% एंड 16 से 20 तक 20%, और 20 से 24 तक 25%, और 24 के ऊपर 30%। जी। लेकिन जो 12 लाख तक कमाते हैं उनका जितना भी टैक्स बनेगा वो सरकार रिबेट के रूप में खत्म कर रही है। तो अगर मान लो 12 लाख तक 80,000 रुपए का आपका टैक्स बना तो 80,000 रुपए की रिबेट देके वो उसको खत्म कर देगी। लेकिन अगर 12 लाख से ऊपर जाते हैं तो वो रिबेट आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल टर्म्स में अगर कोई व्यक्ति 24 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको 1.25 लाख रुपए का इसमें एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। ओके। तो ये स्लैब्स भी चलते हैं और ओवरऑल एग्जाम्पशन देने के लिए सरकार ने एक रिबेट की फैसिलिटी की है। चलिए ठीक है। इसके साथ ही मैं एक सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा इस बीच में। कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि लंबे समय से कृषि आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों की तरफ से लंबे समय से मांग चल रही है एमएसपी को लेकर भी। सबसे पहले तो तमाम मांगों का कुछ फुलफिल हो पाता है, ये बजट आपको लगता है, नजर आता है, या किसानों के लिए कुछ अच्छा यहाँ किया गया, कृषि के लिए कुछ अच्छा यहाँ किया गया, क्या लगता है आपको? कृषि क्षेत्र भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, और बिल्कुल एक स्थापित सत्य है कि अगर भारत की कृषि का समन्वय होता है, उसका उन्नयन होता है, तो जो हम ये कल्पना करते हैं कि डबल डिजिट में भारत की जीडीपी होगी, तो वो कृषि के रास्ते ही संभव है। इस बजट में कई पहल ऐसी की गई हैं जो भविष्य की ओर अच्छा सा एक संकेत देती हैं, चाहे वो धन धान्य योजना हो, चाहे वो एक पल्सेज का एक मिशन लेके आए हैं। यदि पल्सेज के मिशन में थोड़ी सी निराशा मुझे इस बात को देख के हुई कि उसमें राजस्थान का, क्योंकि हम लोग ऑयल सीड पल्सेज में बड़ा स्टेट है और बड़ा प्रोडक्शन हमारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ की कोई पल्स उसमें शामिल नहीं हो पाई। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मखाना बोर्ड की बात हो रही है या कॉटन सीड के मिशन की बात हो रही है, बहुत सारी पहल हुई हैं। इनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा कि हम उस दिशा में पहुंच पाने पर। लेकिन एक जो बात आप एमएसपी की कर रहे थे, एमएसपी की जो मैकेनिज्म है उसके बजाय हम लोग पूरी खेती को एक बिजनेस ओरिएंटेड बनाएं और खेती में तो लाभ आ पाए कि सरकारों की या संस्थाओं की गारंटी के बगैर भी किसान एक अच्छा बेहतर इनकम प्राप्त कर सके खेती से, वैसी आवश्यकता होनी जरूरत है। तो चाहे स्किल का मामला हो, चाहे अलग अलग कमोडिटीज में जाने की बात हो, सरकार वैसी पहल करती हुई नजर आ रही है कि भविष्य की खेती को हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि उसकी निर्भरता सरकारों पर, संस्थाओं पर कम रहे, बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर बने और बहुत ज्यादा लाभदायक खेती के रूप में किसान अपना लाभ वहां से अर्जित कर सके। ऐसी की नीतिगत पहल इसमें है। किसानों के लोन को लेकर, कृषि लोन को लेकर क्या इसमें कुछ पहल आपको नजर आती है? पहल इसमें एक अच्छी बात यह है कि केसीसी के एक लोन की सीमा को बढ़ाया गया है, और धीरे धीरे हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोनिंग की फैसिलिटी सरकारें लेके आती हैं, चाहे वो क्वांटम के नजरिए से हो, चाहे ईज के नजरिए से हो, चाहे अलग अलग एक्टिविटी के नजरिए से हो, वैसा भविष्य हम लोग देखते हैं। उस तरफ ये लगता है कि मुझे सरकार शायद बढ़ रही है आगे, कि आने वाले टाइम में कृषि को भी, कृषि से जुड़े तमाम परंपरागत उद्योगों को भी उद्योग की दृष्टि से देखते हुए वैसी ही उनकी फाइनेंस की व्यवस्था हो, उतना ही ईजी हो और उतना ही क्वांटम मिले। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है कि केसीसी की लिमिट बढ़ाई गई है। राकेश जी, आंकड़े हर बार सामने आते हैं, बहुत बार जब हम बजट देखते हैं, हर बार इससे पहले भी जब बजट पेश हुए बहुत सारे आंकड़े इसमें नजर आते हैं। किसानों को कर्ज माफी भी कई सरकारों ने दी,
और जीरो तक लाने वाली जो स्थिति थी, कई बार ऐसे भी अनाउंसमेंट हुए कि कर्ज बिल्कुल कर्ज माफी हो जाएगी, जीरो कर दिया जाएगा कर्ज को भी, ऐसी स्थितियां भी हुई। अनाउंसमेट क्या रहे, उसके बाद में घोषणा के बाद में रिजल्ट क्या रहे, वो अलग बात है। लेकिन राकेश जी, आत्मनिर्भर किसान ये कब फुलफिल हो पाएगा, ये क्या आपको इस बजट से वो झलक नजर आती है? सिद्धांततः कर्ज माफी वाली बात से तो बहुत ज्यादा सहमत हम जैसे लोग होते नहीं, क्योंकि हमारा प्रयास यह है कि किसान आत्मनिर्भर बने और लाभदायक कृषि वो कर सके। और लाभदायक कृषि का मूलभूत तत्व यह है, आप अगर विगत में जाएंगे, जो मिड 60s का समय था, हरित क्रांति का समय था, हरित क्रांति के उद्भव के बाद जो हमारी कृषि का कायाकल्प हुआ है, या जो कृषक के हाथ में आमदनी आई है, और मुझे आपको बता दो हर्ष होगा कि शायद कृषि अनुसंधान का सबसे बड़ा नेटवर्क दुनिया में कहीं हमारे यहाँ है। इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारी है। उसमें अगर उसी तरीके से कृषि की गति को बनाए रखा गया होता हरित क्रांति के बाद, तो शायद आज हम ये बातें डिस्कस न कर रहे होते। आज हमारी कृषि बहुत ही औद्योगिक कृषि के रूप में है। आज इतने साल बाद में भी हमें इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है और हमें ये कहना पड़ रहा है कि क्यों कर्ज माफी की बात बार बार होती है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि जो औद्योगिक कृषि होनी चाहिए थी, उसमें कहीं हम लोग बीच के दौर में लड़खड़ाए, और आज वो आवश्यकता इस बात की है कि हम नए दौर की खेती को नए दौर में करें, जहां उसमें औद्योगिक समावेश हो, उसमें अनुसंधान का समावेश हो, उसमें स्किल का समावेश हो, उसमें दुनिया के मार्केट की बातें हों, प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, एक्सपोर्ट हो। लेकिन इसमें जो एक मैं महत्वपूर्ण बात आपसे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि ये सारा कुछ जो हुआ है भारत की खेती के नजरिए से, उसमें 3-4 बातें महत्वपूर्ण है। एक, जो नीतिगत पहल भारत सरकार ने मिड 60s में की हरित क्रांति समय, बड़ी बात है। उसके बाद जो एक शोध का जो पूरा प्रबंधन था, शोध से जुड़ी कृषि शिक्षा का प्रबंधन था, सरकारों की नीतियां और फार्मर की मेहनत, इन सबसे मिला जुला के हमने एक सक्सेस स्टोरी लिखी है। जब आपके इतने कंपोनेंट, इतने घटक सक्सेस के हैं, एक दो घटक को अगर हम कंप्रोमाइज कर देंगे, तो फिर हमारी पीढ़ी की सक्सेस स्टोरी वैसी बन पाएगी, हो जाएगा। इस बजट में थोड़ा निराशा मुझे कृषि शिक्षा शोध को लेकर सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आई इस बजट में, प्रावधानों के दृष्टिकोण से भी और नीतिगत पहल दृष्टिकोण। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रधानमंत्री कृषि शोध योजना आई है, इसमें IITs के और मेडिकल के विद्यार्थियों को शोध के लिए छात्र फेलोशिप मिलेगी। लेकिन कृषि इतना बड़ा क्षेत्र है, कृषि का इतना बड़ा नाम है, वो भी उसमें शामिल होना चाहिए था। तो ऐसी कई नीतिगत पहल है जो आगे भी बात होती रहेगी इस बारे में। इंतजार है, लेकिन अभी भी काफी कुछ ऐसा होता है कि उम्मीद बहुत सारी होती है, लेकिन वो सारी चीजें जब फुलफिल नहीं हो पाती तो हम ये आस करते हैं कि चलिए ठीक है, समय के साथ में स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि संतुलित एक बजट इसे हम कह सकते हैं, तो वो शुरुआती तौर पर देखा जा रहा है। ये जब लागू होगा उसके बाद में स्थितियां क्या होती हैं और किस प्रकार से देश के ऊपर इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, तब जाकर रिजल्ट सामने आएंगे। फिलहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बजट के माध्यम से किसानों को भी लाभ पहुंच पाए, जो लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं और जो लंबे समय से इंतजार करें कि सरकार की तरफ से एक बड़ा पहल उनके लिए हो, एक बड़े कदम उनके विकास के लिए उठाया जाए। वापस आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पे रितुल जी, एक बहुत बड़ा सेक्टर इस देश का जो निर्भर करता है सरकार की इन तमाम योजनाओं पर भी, और सरकार के इस बजट पर भी बहुत बड़ी आस उनको भी थी। मैं बात कर रहा हूँ MSME सेक्टर की। इसमें क्या कुछ उनको मिल पाया है? उनके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से पिटारा खुला है? MSME सेगमेंट में सबसे पहले तो उन्होंने MSME की जो डेफिनेशन थी कि कौन MSME बनेगा, उसके अंदर एक मार्क्ड अप इंक्रीमेंट किया है। तो जैसे अगर कोई स्मॉल में आता है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, तो जैसे माइक्रो की जो डेफिनेशन थी, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है तो उसको माइक्रो मानते थे। सरकार ने 2.5 गुना बढ़ाकर उसको 2.5 करोड़ कर दिया, और टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो माना जाता है, उसको 10 करोड़ कर दिया। यानी कि जितने इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया थे उसको 2.5% इंक्रीज किया है, और जितने टर्नओवर के क्राइटेरिया थे उनको डबल कर दिया है सरकार ने। अब इसका फायदा क्या हुआ? मतलब क्राइटेरिया डबल किया, ये तो एक फैक्ट्स की बात हुई, लेकिन इसका इंपैक्ट MSME के ऊपर क्या पड़ेगा? यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रही हैं, मान लो आज कोई ऑर्गेनाइजेशन 250 करोड़ 300 करोड़ पहुंच गई, तो वो तो मीडियम एंटरप्राइज से बाहर निकल गई थी। वो 300 करोड़ की जगह, क्योंकि अब 250 की जगह 500 हो गया है उसका टर्नओवर की लिमिट, तो आज भी वो मीडियम में आ जाएगी। और मीडियम के अंदर बहुत सारी सरकार की कर्ज की योजना होती है। आज मान लो उनको लोन्स दिए जाते हैं, वो MSME को प्रायोरिटी सेगमेंट लेंडिंग में माना जाता है, तो उनके अंदर जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो कम होती है। इसके अलावा MSME के लिए कुछ सरकार के प्रावधान ऐसे हैं कि 45 डेज से ज्यादा अगर कोई डिले करता है तो उसको 18% का ब्याज देना पड़ेगा, कंपल्सरीली देना पड़ेगा। तो वो बेनिफिट भी उनको माइक्रो एंड स्मॉल को मिल जाएगा
कि भाई अब क्योंकि आपकी कैटेगरी ऊपर हो गई तो आपका जो पेमेंट रिकवरी है वो टाइमली हो जाएगी। सेकंड क्या होता है कि इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। अगर टाइमली पेमेंट नहीं किया 31 मार्च को आपने पेमेंट नहीं किया तो उस साल में छूट नहीं मिलेगी, आपको अगले साल में छूट लेनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में लोग आपका पेमेंट प्रायोरिटी पे करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, अगर एमएसएमई को टाइम पे पैसा मिलना शुरू हो जाए उनके माल का, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा लाभदायक काम है। सरकार उनको कुछ भी लोन दे दे, कोई भी बेनिफिट दे दे, अगर उनका जो माल बिका हुआ है या उन्होंने सर्विस दे रखी है उसका पैसा उनको टाइम पे रिकवर हो जाए, तो उससे बढ़िया हित उनका कुछ नहीं हो सकता। और इस बजट के अंदर उस हित को साधा गया है। क्रेडिट गारंटी जो है उससे किस रूप में देख रहे हैं आप? क्रेडिट गारंटी कवर इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट जो बजट के अंदर उसमें भी कुछ इम्प्लीमेंट सरकार ने किए हैं, बट वो एक सेकेंडरी पार्ट है। मैं जो प्राइमरी पार्ट देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि ये जो ज्यादा से ज्यादा यूनिट एमएसएमई के अंदर ये लोग लेके आए हैं, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार के लिए और बजट के लिए। साथ में एक और चीज जो मेरे को लगता है कि जिस वंडरफुल थिंग व्हिच हैज हैपेंड, गिग वर्कर्स। आज की डेट में इतना बड़ा युवा वर्ग है जो गिग वर्कर के रूप में काम करता है। आपने कभी अगर जोमेटो या स्विगी से अपने घर पे सामान मंगाया तो वो जो मोटरसाइकिल पे बच्चे सामान लेके आ रहे हैं ना, वो एक एक बच्चा दिन में 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए तक कमा लेता है। इमेजिन करिए कि वो सिर्फ मोटरसाइकिल चला के 2,000 रुपए कमा रहा है, पर उसका कोई सिक्योरिटी कवर नहीं था। आज सरकार बोल रही है कि हम उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, हम उनको हेल्थ बेनिफिट देंगे। तो ये इस प्रकार का जो एफर्ट है गिग वर्कर के लिए सरकार सोच रही है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग फोर्स इन इंडिया टुडे। आज भारत में एक बहुत बड़ा फोर्स डेवलप हो चुका है गिग वर्कर्स का। ये एक नया सेगमेंट डेवलप हो चुका है। जैसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वैसे ही गिग वर्कर भी एक अलग सेगमेंट हो गया है जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जो सरकार लेके आई है। मोदी सरकार के लिए कहा जाता है कि जब से मोदी सरकार सेंट्रल में आई, इनकी तरफ से एक फोकस रहा कि स्वरोजगार के ऊपर बात होगी, स्वरोजगार को हम ज्यादा बढ़ाएंगे और नौकरी के पीछे भागने वाली जो भीड़ है वो कम हो पाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार उससे कहीं ना कहीं शामिल किया गया, उससे शामिल उसका बेनिफिट जो है, जो बेरोजगार है इस वक्त उन्हें मिल पाएगा, स्वरोजगार की ओर बढ़ पाएंगे एमएसएमई के थ्रू या फिर अन्य जो माध्यम रहे इसमें छूट के या फिर लोन के, उनके माध्यम से? क्या लगता है? एक अमेजिंग चीज बताता हूं आपको। तो क्या होता था, जैसे मान लो आपका एक घर का मकान है, ठीक है, आप उसको, आपके पास 4 कमरे हैं और आपके पास 2 ही कमरे यूज हो रहे हैं, उनको 2 को आप होम स्टे के रूप में दे सकते थे। सरकार ने इस बजट के अंदर यह भी जोड़ दिया है कि अगर आपको होम स्टे पे अपना घर चलाना है तो उसके लिए भी हम आपको उद्यम लोन देंगे। तो आप ये देखिए, सरकार आपको हर लेवल पे जाके, आपके पास जो व्यवस्था है, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत जाके एग्रेसिवली व्यापार ना कर पाए, लेकिन भाई घर के मकान के 2 कमरे तो आप किराए पे दे सकते हो ना। सरकार उसमें भी जाके आपकी सुविधा कर रही है, एमएसएमई की कैटेगरीज को इंक्रीमेंट कर रही है। सरकार टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा काम लेके आ रही है। साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने एक बहुत बड़ा अर्बन डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है। वो 1 लाख करोड़ रुपए तो सरकार इन्वेस्ट करेगी और वो सिर्फ 25% होगा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा 4 लाख करोड़ रुपए से के आसपास का होगा, विच मींस अ सब्सटेंशियल फंड्स विल मूव इनटू द सिस्टम। और ये सारा फंड मूव किससे करेगा? ये सब प्राइवेट पार्टी के थ्रू करेगा, उसके थ्रू ही करेगा। अगर घर पे आपने कहा कि किराए पे देने पे भी सरकार लोन देने वाली, तो क्या इसमें पीजी और हॉस्टल जो हैं, जो लोग छोड़ रहे हैं अभी अपने घरों में या फिर अपने बिल्डिंग्स में, तो क्या उन्हें भी बेनिफिट इसका मिलेगा? ये स्पेसिफिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो पीजी तो क्या होगा, पीजी प्रॉपर किराए पे होगा, बट वो चाहती है कुछ ना कुछ उद्यमिता बढ़े। आज कोई व्यक्ति सिर्फ टूरिज्म के लिए जयपुर आ रहा है और आपके घर में रुक रहा है, तो सिर्फ वो आपके घर का किराया नहीं चुका रहा है, आपके कमरे का किराया नहीं चुका रहा है, वो पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। वो वहां पे घूमने भी जाता है। पर अगर विदेश से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पे रुकते हैं तो टूरिज्म का सेक्टर में उसका हिस्सा भी बन जाते हैं और पढ़ने के लिए स्टूडेंट उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद ये भी इसमें शामिल हो सकता है। अब देखिए, इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर निर्भर, वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, लेकिन फिर भी मेरी को ये प्रोग्रेसिव चीज लग रही है। आम आदमी को नए अर्निंग से विकल्प भी ये सरकार दे रही है। चलिए ठीक, जी जी जी। ये आप देखिए, ये सरकार कुछ साल पहले यूथ पॉलिसी लेके आई थी और हमारे यहाँ आज सबसे ज्यादा युवा दुनिया में है जी। इसके अलावा जो वर्क फोर्स है दुनिया का, 20% वर्क फोर्स हमारे पास है। आवश्यकता इस बात की है कि यूथ को पूरे को एजुकेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, स्किल्ड में या तमाम तरह की हाईली स्किल्ड चीजों में करके जी, न केवल उसके बूते उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आएगी, बल्कि हमारी इकोनॉमी भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उस नजरिए से इसमें जो कुछ पहल होती हुई नजर आई है, जैसे 5 स्किल सेंटर्स की बात है,
हम लंबे समय से कहते आए हैं कि अगर हमको औद्योगिकरण जो जैसे एक बात इसमें और बजट में ध्वनि बहुत बड़े इको हुई है कि जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्लगिश हो रहा है, वो थोड़ा सा फेड कर रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्किल ओरिएंटेड तमाम ऑक्यूपेशंस हैं, थाउजेंड ऑक्यूपेशंस हैं, वहां बिजनेस की पॉसिबिलिटी है, स्किल की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम हमारे यूथ को स्किल्ड कर पाते हैं बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन स्किलिंग के मार्फत से, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी जाएगा, स्टार्टअप में भी जाएगा, और वो फ्यूचर का एमएसएमई भी है, और वो फ्यूचर का जैसी बड़ी एमएनसीज होती है मुझे वो नजर आता है। लेकिन उस दृष्टिकोण से जो हमारा पूरा रिसर्च का R&D का जो फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, नए सिरे से रिलुक करने की आवश्यकता है। जो 5 स्किल सेंटर हैं उसमें एक संभावना है कि हम हमारे यूथ को स्किल्ड करके वो ऐसी रोजगार देने की एक संभावना को वहां उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें एक प्रश्न आपसे और जोड़ना चाह रहा था रोजगार के संदर्भ में ही कि अब ये जो रोजगार की जो बात हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी को रोजगार से आगे जाने की बात है। जी अब जैसे फार्म सेक्टर की बात आई है, एक वित्त मंत्री जी ने घोषणा और की है जहां हॉर्टिकल्चर जो पेरिशेबल आइटम्स है, हम लोगों की एक दुविधा ही रही है भारत की कि कृषि उत्पादों में बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है कटाई उपरांत हुआ है, खासतौर से जो पेरिशेबल आइटम्स है उसमें वो नुकसान 20% तक चला जाता है। उसमें वेयर हाउस सपोर्ट, कार्गो फैसिलिटीज देने की बात आई है, तो पूरी एक चेन निर्मित होती है, चाहे वो पेरिशेबल आइटम्स की हो, चाहे फिनिश्ड आइटम्स की हो, प्रोसेस आइटम की हो, वो एरिया भी एक रोजगार के लिए एक दरवाजे खोलेगा। तो इसमें कई विंडोज ओपन हो रही हैं, लेकिन ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से कैसा रहता है। बाकी खिड़कियां कई खुल रही हैं जो स्वरोजगार के रास्ते खोलती है। पलायन सबसे बड़ी समस्या है आज के युवाओं की कृषि क्षेत्र से। पहले किसान अपनी भूमि से इतना प्रेम करते थे कि उनके जो बच्चे, उनकी जो पीढ़ियां हैं कहीं ना कहीं खेती में इन्वॉल्व रहती थी और आगे बढ़ती थी। आजकल के आप युवाओं को पूछेंगे कि क्या आप खेती करेंगे, तो 100 में से 90 से ज्यादा युवा जो है वो नौकरी की बात करेंगे, दूसरे किसी रोजगार की बात करेंगे, किसी और सेक्टर में जाने की बात करेंगे। कृषि जो है वो प्राथमिकता में नहीं है। राकेश जी, इससे कैसे रोकें? देखिए, इसमें एक बात समझनी पड़ेगी, कृषि हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, लगभग आधी ये हमारी इकोनॉमी के आधार पर, इकोनॉमी आधार पे भी है, और इसमें भी है कि हमारी लगभग आधी जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है जी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या हम हमारी उस खेती को मॉडर्नाइज कर पा रहे हैं फार्म के लेवल पे, कृषक के स्तर पर। अगर जैसी खेती मॉडर्नाइज होगी तो वहां नए नई खेती में लाभ भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी आता है, और जो पलायन की परिस्थिति बनी वहां एक आकर्षण भी पैदा होता है। अब आप नए दौर में खासतौर से कोविड के पोस्ट कोविड दौर देखा होगा, मैं बहुत मेरे इंस्टीट्यूट में देखता हूँ, कंसल्टेंसी बहुत लोग आते हैं, एक नई तरह की परिस्थिति नजर आ रही है कि जो परंपरागत खेती करने परिवार थे वो शहरों में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो हाईली एजुकेटेड जो लोग थे, नौकरियां कर रहे थे बड़े एमएनसीज में, कॉर्पोरेशंस में, या जिन्होंने पैसा कमाया, वो खेती आधारित उद्योगों में जाके कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ स्टार्टअप की पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक ये विरोधाभास सा है। हम अगर गांव की खेती को मॉडर्नाइज कर पाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पलायन की समस्या रहेगी। इसमें एक जो बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि जो तमाम तरह की फार्मिंग सिचुएशन है, जैसे हमने हरित क्रांति की बात की, वो इरिगेटेड का था। भारत का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है, जो छोटी है, तमाम तरह की आधारभूत संरचनाओं की बात है, पॉलिसी सपोर्ट की बात है, तमाम तकनीक, ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पर अगर सम्मिलित रूप से काम होता है तो भविष्य में हम इस पलायन को भी रोक सकते हैं, खेती को हम एक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और नए दौर की खेती नजर हमको आएगी, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन आप सबको मिलकर साथ क्या हमें कभी सुनने को मिलता है या सुनने को मिलेगा कि मैं किसान बनूंगा? हमें ये सुनने को मिलता है कि मैं सीए बनूंगा, हमें सुनने को मिलता है मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं डॉक्टरी करूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक वकील बनूंगा, पर मैं एक किसान बनूंगा। क्या हमारे युवा ये बोल पाएंगे? क्योंकि पीछे उनके बैकअप नहीं है। क्या आपको लगता है? मैं बिल्कुल भरोसे से कह सकता हूं कि न केवल किसान बनेगा बल्कि प्रोग्रेसिव फार्मर बनेगा, और ऐसा प्रोग्रेसिव फार्मर भी हम लोग देख रहे हैं जो न केवल फार्मर प्रोग्रेसिव हुआ, उसने खेती के आयाम बदले, खेती की दिशा बदली, बल्कि वो फार्मर, अनेक फार्मर ऐसे हैं जो सरकारों को नीतिगत इनपुट देने की स्थिति में भी आए हैं। ये बड़ा परिवर्तन है। ये संख्या छोटी हो सकती है, ऐसे किसानों की, ऐसे कृषकों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन कृषक इतनी तरक्की जरूर की है कि वो आज अपना भी भला कर रहा है, अपने आसपास भला भी कर रहा है, सरकारों को नीतिगत पहल इनपुट भी दे रहा है। हम ये चाहेंगे आने वाले समय में संख्या बढ़े और ऐसे बिल्कुल, और क्योंकि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ऋतु जी, आर्थिक आधार में इस पे आपका भी जवाब है कि आज की डेट में कृषि जो है ना, उसके अंदर एक बहुत मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। यू नीड टू चेंज द फॉर्मेट इन विच इट इज
ऑपरेटिंग। गवर्नमेंट ने थोड़े समय पहले एक बिल लाके इसकी कोशिश की थी, परंतु जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको कंट्रोल करती हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करता हूं, लेकिन वो लोग है ना नए तरीके से सोचने के लिए तैयार नहीं है। पर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं इंडस्ट्री में, आईटी में, सेगमेंट में, अपने अपने व्यापार में, और अब वो आ गए 40 साल की उम्र में रिटायर होके एंड दे वांट टू गो बैक एंड कंप्लीट देयर अब एग्रीकल्चर में आना चाह रहे हैं। तो वहां पे मुझे लगता है कि जो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या ऐसा समय आएगा कि लोग बोलेंगे मैं किसान बनना चाहता हूं, तो मेरे पास तो बहुत सारे लोग आज भी आ रहे हैं जो ये बोलते हैं कि यार अब हम इतना पैसा कमा लिया, अब हम लोग जाके खेती करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। ये उनके लिए है जो स्टेबल हो गए, लेकिन बात यह है कि कोई युवा पढ़ लिख कर ये चाहे कि हाँ मैं किसान बन पाऊंगा और मैं मजबूत किसान बन पाऊंगा, मैं एक समृद्ध किसान बन पाऊंगा, ये अभी भी ऋतुल जी इस देश में संभव हो नहीं पा रहा। क्योंकि आप अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो आप किस लिए करें कि आपकी इनकम सोर्स अच्छा हो जाए। आप सीए कर रहे हैं तो किस लिए करें, आपका इनकम सोर्स अच्छा हो जाए। आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं ताकि फ्यूचर सेफ हो जाए। किसान के सामने सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। ये चेंज हमें चाहिए, ये चेंज होना भी चाहिए। आगे भविष्य में मैं चाहूंगा भी कि ये चेंज काफी जल्द ये गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट इसके लिए करे कुछ। फिलहाल जी 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 करना चाहूंगा, ये जो एक बात बार बार हो रही है कि युवा खेती बनाना नहीं चाह रहा, इसे थोड़ा सा मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं क्योंकि हमने खेती को जिस रूप में देखा है उसमें पूरी सोच में ही मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। ये जो स्किल की बात हो रही है, बार बार स्किल की बात हो रही है, आज भी देखिए आप, हम लोग ऑयल सीड का 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ का हमारा स्पॉइलेज हो जाता है, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है वेस्ट के बाद, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट में हमारी जो क्वांटम है एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी है। तो ये सारे एरिया ऐसे हैं जहां एम्प्लॉयमेंट की बड़ी, क्या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, किसानों की अगर लागत सीधी खरीदी जाए और सीधा उनको बेनिफिट मिले तो किसान समृद्ध हो पाएंगे। लेकिन दिक्कत है कि वहां पे फुटकर में चले जाते हैं और बहुत बुरी स्थिति जब मंडी तक पहुंचता है आदमी और वापस से जब एक ट्रॉली भर के टमाटर के फेंक के जाता है वो किसान, तो उसको नहीं लगता कि वो अगले साल वो खेती कर पाएगा। वो एक परेशानी क्या है, हम सिस्टम अप्रोच से नहीं देख रहे, हम सब कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। जो प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक की जो पूरी चेन है, उस चेन में जितने एवेन्यूज आएंगे उसको एड्रेस करके हम लोग पॉलिसी फ्रेमवर्क लाके डील करेंगे, तो ये समस्या नहीं। अभी क्या हम प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन के बाद क्या करें, अब कनेक्टिविटी तो नहीं है वो जितनी भी प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक की जो चेन है पूरी, चेन के जितने भी आयाम है सब वो पॉलिसी से, आरएनडी से और एक नीति पहले दुरुस्त करना है। वहां अगर हम ऐसा कर पाते हैं, जो इसको आजकल फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज ग्रुप में कहा भी जा रहा है, लेकिन ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर भी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस दिन ये इंप्लीमेंट होना शुरू होगा उस दिन स्थितियां बदल जाएंगी। कुछ कह रहे थे आप? एक्चुअली क्या है कि जब आप किसान को डायरेक्ट एक्सेस दोगे टू द मार्केट, अल्टीमेटली तब किसान की दशा सुधरेगी। बिल्कुल सही। आज जो ऑर्गेनिक दूध मेरे घर पे आता है या T2 करके दूध आता है मेरे घर पे, हम 100 रुपए लीटर लेते हैं। आज जो ऑर्गेनिक सब्जियां मेरे घर पे आ रही हैं, अगर वो सब्जी डायरेक्ट किसान मेरे घर पहुंचाने लग जाए तो जितने पैसे मैं उसको दे रहा हूं उसके अंदर तो वो 1 बीघा के अंदर भी अपना घर चला सकता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है किसान को एक्सेस मिलना चाहिए डायरेक्ट मार्केट, डायरेक्ट उसे मिले तब उसका बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर बजट से बहुत सारी संभावनाएं निकलती हैं देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, किसानों के लिए, एमएसएमई के लिए, और इसके साथ ही सैलरी वाले लोग हैं, यानी नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो रोजगार वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सारी संभावना नजर आ रही है। संतुलित बजट इसे कहा जा रहा है। हालांकि इंप्लीमेंटेशन के बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ स्थिति रहती है। आप दोनों पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आपने पूरी चर्चा को सार्थक बनाने का प्रयास किया और इसके साथ ही हमें इजाजत आप दीजिए। पत्रिका के साथ साथ आप लगातार बने रहिए अपडेट्स के लिए। तमाम अपडेट, उनके विश्लेषण लगातार बजट से जुड़े वो हम आप तक डिजिटल माध्यम से और प्रिंट के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।